हेलो 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 हेलो। हाँ जी। अच्छा, आप सबको याद हो लास्ट क्लास में ना हमने इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट का टॉपिक स्टार्ट करा था, याद आ रहा है आपको? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। देखो, ऑडिट के अंदर कुछ बुराइयां हैं जिसे आप चाहकर भी हटा नहीं सकते, याद है आपको? ऑडिट के अंदर कुछ बुराइयां हैं जिसे आप चाहकर भी हटा नहीं सकते, ये हमने पढ़ा था, है ना? और वो कौन सी बुराई है जो चाहकर भी हटा नहीं सकते? कि ऑडिटर जो है अपने ऑडिट रिस्क को क्या नहीं कर पाता, कम तो कर पाता है पर जीरो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो क्या ऑब्टेन नहीं कर पाता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। वो क्या ऑब्टेन नहीं कर पाता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस, जिसकी वजह से वो अपने ऑडिट रिस्क को कम तो कर लेता पर जीरो नहीं कर पाता। याद आ रहा आपको ये टॉपिक या नहीं आ रहा, है ना? तो वो अपने ऑडिट रिस्क को क्यों जीरो नहीं कर पाता, उसके 5 कारण थे। 5 में से हमने कुछ कारण पढ़ लिए थे। लाइक पहला, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ, देखो पहली तो दिक्कत इस वजह से आती है, ऑडिटर क्यों नहीं एब्सोल्यूट एश्योरेंस ले पाता कि अकाउंट्स बनाने की पावर किसके पास है, मैनेजमेंट के पास। अकाउंट्स बनाने की पावर मैनेजमेंट के पास है, पहली बात। और मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लेनी होती है अकाउंट्स बनाने के लिए, उसके अंदर क्या डिसीजन इन्वॉल्व होती है, सब्जेक्टिव डिसीजन इन्वॉल्व होती है। तो ऑडिटर चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाता। और दूसरा, हम ये मानकर चलते हैं कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानती भी है और उसको निभा भी रही है। और मैनेजमेंट की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, बताओ क्या? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, और दूसरा डिवाइसिंग द इंटरनल कंट्रोल। लेकिन इंटरनल कंट्रोल की अपनी खुद की बुराई है, तो देयरफॉर इंटरनल कंट्रोल कई बार आपने लगाए तो है पर वो अच्छे ढंग से काम नहीं करे। याद है मिली भगत? तो पहला गाना समझ आ गया कि ऑडिटर को 100% कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पाता, वो अपने ऑडिट रिस्क को जीरो क्यों नहीं कर पाता। पहला तो आपको समझ आ गया। दूसरा हमने बढ़ाया था नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर ऑफ, तो आपको याद होगा ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर लगाता है जिससे उसको सबूत मिलते हैं, उन सबूतों के बेसिस पे वो हर टॉपिक पे कंक्लूजन पर पहुंचता है, और एंड में हम सारे कंक्लूजन को ऐड कर अपना क्या दे पाते हैं, ओपिनियन दे पाते हैं। याद आ रहा है आपको? बोलो यस और नो, है ना? तो ऑडिट प्रोसीजर लगाते वक्त और सबूत ढूंढते वक्त ऑडिटर को 2 तरह की लिमिटेशन का सामना करना पड़ता है, प्रैक्टिकल और लीगल। प्रैक्टिकल लिमिटेशन के भाई हम सारी चीजें चेक नहीं कर सकते, हमें क्या लगानी पड़ेगी, सैंपलिंग लगानी पड़ेगी। और लीगल लिमिटेशन ऑडिटर के पास, ऑडिटर सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है, फोर्स नहीं कर सकता किसी को। समझ आ रहा है आपको? और वैसे भी जो फ्रॉड किए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा, उनको कुछ इस तरीके से छुपाया जाता है कि कई बारी ऑडिटर उनको, मतलब ऑडिटर क्या, कोई भी उनको पकड़ नहीं पा रहा होता, ठीक है ना? और कई बारी ऑडिटर तो हर चीज में एक्सपर्ट तो है नहीं, कई बारी फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स भी पेश करे जाते हैं, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी होती है, और ऑडिटर को नहीं पता होता कि ये क्लाइंट की क्या है, रिलेटेड पार्टी। तो इन सब वजह से ऑडिटर को 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, और जब उसको 100% कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो वो अपना ऑडिट रिस्क को जीरो कैसे करे। समझ आ रहा है? जब आप गारंटी दे रहे हो तो फिर आपका रिस्क नहीं है, आपको पता है ये ही है, ठीक है। तीसरा, ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। ऑडिट होता है क्या, ऑडिट होता है क्या आपके हिसाब से बताओ, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, जबकि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन। समझ आ रहा है? तो ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में भी फर्क है, वो आज हम पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे जब स्कोप वाला टॉपिक पढ़ेंगे। फिर कई बारी क्या होता है, डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट। याद है डीटीसी? किसी को याद आया डीटीसी? डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट को देखकर कई बारी कुछ प्रोसीजर ऑडिटर स्किप कर देता है, तो ऑडिटर तुम्हें स्किप नहीं करने, पहला पॉइंट। और दूसरा, आप कई बारी पुरानी इंफॉर्मेशन को ही यूज कर रहे होते हैं, हो सकता है वो पुरानी इंफॉर्मेशन ओवर द टाइम अपनी रेलेवेंस क्या हो चुकी हो, खो चुकी हो। तो वही आपने इस बार एफर्ट नहीं करे, आपने पुराने वाले इंटरनल कंट्रोल की जो इवेल्युएशन करी हुई थी वही इस बार यूज कर लिया, हो सकता है उसमें चेंज आ गया हो। तो अगर चेंज आ गए तो आपने तो भैया पुरानी बात पर ही विश्वास करके काम कर लिया, सारा खराब हो गया। याद आई ये 4। और लास्ट बात आज हमने पढ़नी, लिखवा दिया था नहीं सब कुछ, 4th पॉइंट नहीं लिखवाया था, हेडिंग लिखवाई थी, ठीक है। ये देखो, द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, या चलो मैं ऐसे लिखवाता हूँ। कई बारी ऐसे लिखो, पहले हिंदी में लिखो, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, अगली बार रिवीजन के वक्त पे बहुत अच्छा लगेगा।
कई बारी ऑडिटर डीटीसी, डीटीसी मतलब क्या, डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट की वजह से, कई बारी ऑडिटर डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट की वजह से कुछ ऑडिट प्रोसीजर ओमिट कर देता है। भैया जब आपने कुछ चीजें चेक ही नहीं करी तो फिर आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? पहला पॉइंट समझ आ गया? हाँ जी, बताओ आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आया बच्चे? चले सेकंड पॉइंट की ओर चले, सेकंड पॉइंट की ओर, इसी के अंदर सेकंड बुलेट बनाए। अच्छा दूसरा ओमिट यानी स्किप कर देता है। दूसरा, कई बारी ऑडिटर पुरानी इंफॉर्मेशन को ही करंट ऑडिट में यूज करता है। कई बारी ऑडिटर पुरानी इंफॉर्मेशन को ही करंट ऑडिट में क्या करता है? यूज करता है। तो बताओ इससे क्या होगा? आप बताओ इससे क्या होगा? पुरानी इंफॉर्मेशन, और हो सकता है वो इंफॉर्मेशन अपनी रेलेवेंस खो चुकी हो सकता है एंटिटी वो इंफॉर्मेशन अपनी रेलेवेंस खो चुकी है। ठीक है ना? तो बताओ आपने पुरानी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर काम कर लिया। ठीक है, एग्जाम्पल दूं, जैसे लॉकडाउन के बाद अगर हमारे लिए एक बात बताओ, लॉकडाउन से पहले का सिनेरियो और था, ज्यादातर चीजें ऑफलाइन थी, लॉकडाउन के बाद ज्यादातर चीजें, तो अगर मैं ऑफलाइन वाला डेटा आज भी यूज कर रहा हूं तो मैं सही हूं या गलत हूं? भाई वो वाला डेटे की रेलेवेंस अब खत्म हो चुकी है, अब तो मुझे लेटेस्ट डेटा लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू एआई आ गया है, सब कुछ आ गया। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ठीक है ना? यस और नो? पॉइंट समझ आया? तो मतलब आपको लेटेस्ट पे काम करना है, और अगर आप पुरानी यूज कर रहे हैं तो फिर कैसे होगा? आप कहोगे यार मैंने कर तो रखे, ठीक है ना, ये काम पहले मैंने कर तो रखा, वही वाली यूज कर लेता इन्फॉर्मेशन, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन अपने ओवर द टाइम अपनी रेलेवेंस खो चुकी है तो फिर भैया आपने गड़बड़ कर दी, फिर आपको 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। फिफ्थ, फ्यूचर इवेंट। ऑडिट किसका होता है? पास्ट का या फ्यूचर का? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो आप तो अभी के हिसाब से ओपिनियन दे रहे हो, फ्यूचर में क्या होगा आपको क्या पता? ठीक है ना? कई बारी एंटिटी में, लेट सपोज, जरा सुनना, ध्यान देना, आपने 31 मार्च तक देखा सब कुछ ठीक था, 4 अप्रैल को फैक्ट्री में आग लगी, सब कुछ तहस नहस हो गया। बताओ बेटा, तो बताओ इनकी तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन हिल गई, यस और नो? तो आपने तो 31 मार्च तक तो कहा कंपनी बहुत बढ़िया चल रही है, 4 मार्च को आपने तो 31 मार्च के हिसाब से 4 मार्च को बेटा घटना घटित होगी, फैक्ट्री में आग लग गई, या कंपनी बहुत तगड़ा केस हार गई जिसकी वजह से कंपनी का बहुत ह्यूज कैश आउटफ्लो हुआ, यस और नो? और उसकी वजह से क्या हुआ? कंपनी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन हिल गई। तो यहां पर एक ये भी बुराई है, ऑडिटर क्यों नहीं कॉन्फिडेंस हो पाता? ऑडिटर ने तो अभी तक जो हुआ उसके बेसिस पे बताया, फ्यूचर में कल क्या जाने क्या क्या हो जाएगा। तो देखो, कई बारी फ्यूचर इवेंट और कंडीशन में अफेक्ट द एंटिटी एडवर्सली। कई बारी फ्यूचर में होने वाली घटनाएं एंटिटी को बहुत बुरे तरीके से, नेगेटिव तरीके से हिला देती है, जैसे जिसकी वजह से हो सकता है वो इतनी बुरे तरीके से हिला सकती है कि एंटिटी की एबिलिटी को अफेक्ट कर दिया कि भैया हम बिजनेस कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं, और हो सकता है एंटिटी को अपना बिजनेस क्या करना पड़े? बंद। ऐसा जनरली कब होता है? जब चेंज इन मार्केट कंडीशन हो जाए। अब आपने आजकल सुना होगा, आप में से जिनके भी फादर का बिजनेस है वो यही कहते होंगे मार्केट में काम ही नहीं है, कोई ये नहीं खुश होकर नहीं आता होगा
देखो कईयों की तो आदत ही होती है, वो तो पहले भी वही कहते थे, ठीक है ना, कईयों की तो आदत ही होती है, काम ही नहीं है। लेकिन वैसे जेन्युइन में देखोगे तो आप मार्केट में काम नहीं है, सारे बताओ क्या कह रहे होंगे, यार ऑनलाइन ने सारा काम खराब कर दिया। आपने सुना होगा ना, हाँ दाल रोटी चल रही है, बस यही कह रहे बेटा, बस चल रहा है, पता नहीं कैसे कैसे, ठीक है ना। मार्केट कंडीशन चेंज हो जाती है। देखो अब जैसे मैं आपको बताता हूं, अब नॉर्मल बात करते हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं इंडस्ट्री के। जैसे अब देखो, आप कभी भी देखना मार्केट में ऑलरेडी दुकानदार एक रिटेलर था जिसका काम वगैरह सही चलता था, अब क्या कहते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर आ गए। जैसे क्या आ गया, लेंस कार्ट। अगर आप देखोगे जो स्पेक्स वगैरह हम लोग बनवाते थे, ऑप्टिकल की बहुत सारी दुकानें आपको बंद होती हुई दिखेंगी या उनकी दुकान पे काम नहीं दिखेगा। यानी जब भी मार्केट में कोई बहुत बड़ा बिजनेस प्लेयर आता है तो उसकी वजह से आपको हो सकता है इतने लॉस हो जाएंगे कि आप बाहर हो जाओगे, ठीक है ना। आप अच्छे लेंस कार्ट के आने की वजह से बहुत सारे ऑप्टिकल बिजनेस वाले बंदे ने अपना बंद कर दिया, काम ही नहीं है, बहुत सारी दुकानें बंद हो गई, समझ आ रहा है। यानी जब कोई मार्केट में बहुत बड़ा प्लेयर एंट्री करता है ना तो उससे भी फर्क पड़ता है। दूसरा मैं आपको बताता हूं, अब जैसे ये फर्स्ट क्राई वगैरह है, क्या कर रहे हैं, बच्चों के कपड़े वगैरह किसी ने मंगाने हैं, कुछ मंगाने, वो सारी नीड्स आपको अच्छे डिस्काउंटेड रेट में दे देते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, मार्केट आप जा ही नहीं रहे, तो भैया दुकानें बंद ही होंगी, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। और आप बताओ, इतने बड़े बड़े ये जो ग्रोसरी स्टोर खुल रहे हैं उसकी वजह से जो गली में राशन की दुकानें खुली होती है वो भी बंद हो रही है, काम ही नहीं, काम ही नहीं, काम ही नहीं। तो यानी क्या होता है, फ्यूचर में क्या हो जाएगा, आपको मतलब मार्केट में कंडीशन चेंज हो जाए, न्यू बिजनेस मॉडल आ जाए, कंपटीशन बढ़ जाए, समझ आ रहा है, इन सब का बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। या कोई मान लेते हैं फैक्ट्री में आग लग गई, तो इन सब से, तो ऑडिटर ने तो पास्ट के हिसाब से बताया जो चल रहा था कि ये है ये नहीं है, नए के हिसाब से नहीं बता सकता ना। तो इसलिए ये भी बात बोली गई है कि ऑडिटर जो है ना पास्ट के बेसिस पे बताता है, आप ऑडिटर की बात को क्या मत ले लेना, गारंटी मत ले लेना कि ऐसा ही रहेगा, समझ आ रहा है आपको। तो लिख लो जरा, फ्यूचर इवेंट्स की वजह से एंटिटी कई बारी अनएबल टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस हो जाती है, अनएबल टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस हो जाती है। एंड सच फ्यूचर इवेंट्स आर, पहला चेंज इन मार्केट कंडीशन, पहला चेंज इन मार्केट कंडीशन, दूसरा emergence of new business models, emergence of new business models, समझ आ रहा है आपको। और अगला लिखो, फायर ऑकर्ड इन द फैक्ट्री ऑफ क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, फायर ऑकर्ड इन द फैक्ट्री लगा लो। तो कह रहे बहुत सारी ऐसी चीजें जो एंटिटी को क्या करती है, एडवर्सली अफेक्ट करती है, हो सकता है कि उसको अपना बिजनेस ही क्या करना पड़ जाए, बंद करना पड़ जाए, ठीक है ना। कुछ भी नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह भी आ जाती है, ठीक है ना। अब नीचे एक नोट लिखना, आपसे ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं भी नोट पहले आपको समझा दूं फिर। क्या ऑडिटर की रिपोर्ट को हम गारंटी मान ले अबाउट द एंटिटीज? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, नहीं। क्यों नहीं मान सकते? ड्यू टू द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। तो लिखो जरा, ऑडिट रिपोर्ट, ये नोट लिखो, नोट, ये पॉइंट खत्म हो चुके अपने, अब हम एक नोट लिख रहे हैं कॉमन। ऑडिट रिपोर्ट
shall not be considered as guarantee. Audit report shall not be considered as क्या? Guarantee. Due to the inherent limitation of an audit. Due to the inherent limitation of an audit. ठीक है, समझ आ गया आपको पक्का वाला? ठीक है जी। अब हम ये लास्ट क्लास का हमने टॉपिक कंप्लीट करा। आज आप सब क्या आ जाओ, गली नंबर 1.6 पर आप सब आ जाओ। पहले गली नंबर 1.6 पर जब आप आओगे तो वहां आपको एक टॉपिक दिखेगा, क्या? स्कोप ऑफ ऑडिट। चले, स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब ऑडिट के दायरे में क्या रहता है। पहली बात तो इसमें एक वर्ड आपने हेडिंग बना ली, स्कोप ऑफ ऑडिट। तो सबसे पहले स्कोप का मतलब क्या होता है, पहले तो हम वो बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे ऑडिट के मतलब। ऑडिट का मतलब पता है, हम स्कोप पढ़ रहे हैं। स्कोप का मतलब हो गया दायरा, रेंज। ऑडिट के दायरे में क्या क्या आ जाता है और क्या क्या नहीं आता, वही हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। ऑडिट के अंदर क्या क्या आ जाता है और ऑडिट के अंदर क्या क्या नहीं आता। मतलब ये मत मान लेना कि ऑडिट मतलब सब कुछ आ गया उसके अंदर, नहीं। ऑडिट में ये चीजें आएंगी और ये चीजें नहीं आएंगी। आप पॉइंट समझ रहे? जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, टॉपिक का नाम आठ दो, टॉपिक का नाम। तो आप सबने हेडिंग बना ली। तो पहली बात स्कोप के ऊपर ऐसे सर्कल करके नीचे डाउनवर्ड में लिखना, स्कोप रेफर्स टू द रेंज और रीच ऑफ समथिंग। स्कोप का मतलब क्या हो गया? रेंज या नहीं, रोवर नहीं। स्कोप का मतलब क्या हो गया? दायरा, कि भाई ऑडिट के दायरे में क्या क्या आ जाता है। ठीक है ना, पॉइंट समझ आ गया? स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब समझ आ रहा है, टॉपिक हेडिंग समझ आ रही है। जैसे आपको इनहेरेंट लिमिटेशन समझ आई है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर समझ आया है, वैसे आपको ये वाली हेडिंग समझ आ रही है। क्या है हेडिंग? कि ऑडिट के दायरे में क्या क्या आ जाता है। समझ आ रहा है? यानी ये ऑडिट का घर है, इस घर के अंदर क्या क्या आ जाता है, और ये उसके घर के बाहर की चीजें। समझ आ रहा है आपको? तो आओ जरा बात करते हैं। अब आप ना दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो, इस टॉपिक को। ऑडिट के दायरे में क्या क्या आ जाता है और क्या क्या नहीं आ जाता। तो आप क्या करो, इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड कर दो और फर्स्ट वाले पे लिखो क्या? व्हाट इट इंक्लूड्स। फर्स्ट वाले में आप क्या लिखोगे? व्हाट इट इंक्लूड्स। अभी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ऑडिट के दायरे में क्या क्या आ जाता है। ठीक है, और दूसरी तरफ आप क्या लिखोगे? व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड। तो दो जुड़े आपने लटका दिए, एक तरफ आपने लिख लिया व्हाट इट इंक्लूड्स और दूसरी तरफ आपने लिख लिया व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड्स। ठीक है, चले। अच्छा, सबसे पहले व्हाट इट इंक्लूड्स में ये लिखो, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी। हम पढ़ रहे हैं ऑडिट में क्या आ जाता है और क्या नहीं आता। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑडिट में क्या आ जाता है। तो हमने देखो जरा सुनो, ऑडिट के अंदर वो सारे एस्पेक्ट कवर करके चलने हैं ऑडिटर। ठीक है ना, जो क्या होते हैं? रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। मतलब आपको क्या करके चलने हैं? कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी करके चलनी है। मतलब एंटिटी के सारे एस्पेक्ट, सारी बातों को कवर करके चलना है। कौन सी बातों को? विच आर रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने ऑडिट करने हैं उससे रिलेटेड सारी बातों को आपको कवर कर कर चलना है। तो इसके नीचे डाउनवर्ड एरो बना के लिखो और लिखो फिर आगे इसके नीचे डाउनवर्ड एरो के बाद
रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। तो व्हाट इट इंक्लूड्स में आपको फर्स्ट पॉइंट स्प्राइट हो जाना चाहिए। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट आपके क्या समझ आया आपको? ऑडिट के अंदर हमें, ऑडिट के दायरे में क्या आ जाता है बेटा? वो सारे एस्पेक्ट जो रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड होते हैं, मतलब जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम चेक करें उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट ऑडिट में कवर्ड होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट समझ आया या नहीं आया? दूसरा बहुत बढ़िया पॉइंट है, लिखना जरा। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैं पहले पूरा आपको पढ़ा दूं, फिर आपको समझ आ जाएगा। देखो, एक होते हैं अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स। अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स में क्या आ जाते हैं? बिल्स, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स। एक होते हैं हमने अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स जिसके अंदर क्या आ जाते हैं? बिल्स, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये बेसिकली सोर्स डेटा है आपका, और इस डेटा के बेसिस पर आप क्या बनाते हो बताओ? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हो, ठीक है ना। यानी ये अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, बिल्स, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट, यानी जो आपका सोर्स डेटा, उस सोर्सेज के बेसिस पर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, ठीक है ना। तो एज एन ऑडिटर आपको क्या देखना है? इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, और दूसरा वर्ड क्या आ रहा है? सफिशिएंसी, ठीक है ना। रिलायबिलिटी मतलब क्वालिटी, और सफिशिएंसी का मतलब क्या? क्वांटिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो, ऑडिटर शुड रीजनेबली सेटिस्फाइड दैट, ऑडिटर तुम्हारे को रीजनेबली सेटिस्फाइड होना है कि जो इंफॉर्मेशन है ना, कहां पर? अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। अंडरलाइन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लॉ में अभी पढ़ रहे थे ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो इंफॉर्मेशन है और जो अदर सोर्स डेटा लाइक बिल्स, वाउचर, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, वो अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स के अंदर जो है ना, जो इंफॉर्मेशन है, जो भी बातें उसके अंदर लिखी गई हैं, वो क्या होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए, मतलब क्वालिटी वाइज ठीक होनी चाहिए, विश्वास करा जा सके, और क्वांटिटी वाइज भी ठीक होने चाहिए, यानी वो प्रॉपर बेसिस होना चाहिए फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं आज? स्कोप ऑफ ऑडिट। जयकारा आ जाए, टॉपिक का नाम मतलब ऑडिट के दायरे में क्या क्या आता है, ऑडिट के दायरे में क्या क्या आता है। तो बताओ ऑडिट के दायरे में क्या क्या आता है? इसके लिए हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा कि यार ऑडिट के अंदर वो सारे एस्पेक्ट हमें कवर करके चलने हैं विच आर रेलेवेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। अच्छा, दूसरा और हमें ऑडिट में क्या करके चलना है? ऑडिट के अंदर हमें ये चेक करना है कि जो अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं एंड जो सोर्स डेटा है, जो अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है और जो क्या है? सोर्स डेटा है, उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो इंफॉर्मेशन क्या है? रिलायबल है और सफिशिएंट है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर हम क्या प्रिपेयर करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है ना। और फिर ऑडिटर उसके हिसाब से एक डिसीजन ले, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय मेकिंग अ स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल एंड बाय कैरिंग आउट एप्रोप्रिएट टेस्ट, इंक्वायरीज एंड प्रोसीजर। और फिर ऑडिटर एक डिसीजन ले किस बात की? कि जो क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल और सफिशिएंट है या नहीं। और ये करने के लिए ऑडिटर को क्या करनी पड़ेगी? स्टडी करनी पड़ेगी और असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अकाउंटिंग सिस्टम की, इंटरनल कंट्रोल की, और कुछ ऑडिट टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे, इंक्वायरीज, प्रोसीजर लगाकर सब पता चलेगा। यानी कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, 100% बात समझ आएगी। देखो, ऑडिटर को दो बातों को इवेल्युएट करना है। पहली बात, जो अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और सोर्स का डेटा है वो रिलायबल और सफिशिएंट है या नहीं, और दूसरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल और सफिशिएंट है या नहीं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिलायबल और
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं, ये बात का पता लगाने के लिए ऑडिटर क्या करेगा, स्टडी करेगा और असेसमेंट करेगा किसकी, अकाउंटिंग सिस्टम की, इंटरनल कंट्रोल की, कुछ इंक्वायरीज करेगा, कुछ प्रोसीजर वगैरह लगाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले ऑडिटर को ये बात क्या क्या चीजें चेक करनी है, जरा सुनो, इधर जरा सुनो। ये हो गया आपका अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा। ठीक है ना, अदर सोर्स डेटा में कौन कौन से आ गए जल्दी बताओ। पहला बिल वाउचर्स, बिल वाउचर्स और क्या, डॉक्यूमेंट्स। और बताओ इसके बेसिस पर क्या बनेगी, बेसिस पर प्रिपेयर होगी क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लिखी होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब मुझे ना दो चीजें देखो, अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अदर सोर्स जो डेटा है उसमें जो बातें लिखी हुई हैं उसे भी चेक करना है। क्या चेक करना है, क्या ये बातें यानी ब्रैकेट में ये इंफॉर्मेशन जो ये जो बातें इंफॉर्मेशन है इन अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सोर्स डेटा में क्या ये रिलायबल एंड सफिशिएंट है। यानी एक हमें किसके कौन सी इंफॉर्मेशन चेक करनी है, जो कहां लिखी हुई है, अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा, और एक हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या रिलायबल एंड सफिशिएंट है या नहीं, ये भी चेक करना होता है। ठीक है, और बताओ बेटा, इसे चेक करने के लिए, इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए बताओ हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताओ, स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, और कुछ क्या करने पड़ेंगे, एप्रोप्रिएट टेस्ट, इंक्वायरीज और प्रोसीजर। और इसके लिए हमें स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल करना होगा, और कुछ एप्रोप्रिएट टेस्ट एंड प्रोसीजर्स भी लगाने पड़ेंगे। आप समझो मेरी बात, जल्दी नहीं, आप पॉइंट समझो। हम पढ़ रहे हैं कि ऑडिट के दायरे में क्या क्या आ जाता है, मतलब ऑडिट में हम क्या क्या करते हैं। देखो सबसे पहली बात हम कवर करके चलते हैं ऑल एस्पेक्ट विच आर रेलेवेंट, किसके लिए, विच आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। मतलब हमारा पहला काम क्या है, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट, कवरेज ऑफ, आपको सारे एस्पेक्ट करके चलने हैं। पहला पॉइंट समझ आ गया आपको, आपको सारे एस्पेक्ट कवर करके चलने हैं एंटिटी के, लेकिन एंटिटी के कौन से वाले एस्पेक्ट, विच आर रेलेवेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। और दूसरा काम आपको क्या करना होगा, आपको दो चीजों का
मतलब जो अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और सोर्स डेटा में जो बातें लिखी हुई है वो रिलायबल और सफिशिएंट है या नहीं, ये चेक करना होगा। और इन्हीं के बेसिस पर तो क्या बनी होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है क्या वो रिलायबल और सफिशिएंट है या नहीं, आपको ये चेक करना होगा। और ये चेक करने के लिए आपको क्या लगाने होंगे, कुछ मतलब आपको स्टडी और असेसमेंट करनी पड़ेगी अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल की, और कुछ एप्रोप्रिएट टेस्ट और ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। मतलब आपको ऑडिट के अंदर ये करना पड़ेगा, ये ऑडिट के दायरे का पार्ट है और इस मतलब ये आपको करना पड़ेगा। आपको समझ आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। हेलो, यस या नो, फिर आप नोट करेंगे। सेकंड के नीचे लिखना, आप चार्ट बना रहे हैं ना, फर्स्ट के नीचे तो लिख लिया, फर्स्ट के नीचे इंक्लूड्स में आपने पहला लिख लिया, इंक्लूड्स में अब दूसरा आएगा। इंक्लूड में हमने पहला लिख लिया ना, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। अब दूसरा आपने क्या लिखा था बताओ, हाँ उसके अंदर की डिटेल अब ये लिख लो, उसी के अंदर अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। समझ आया बेटा ये नहीं आया? क्या ये बातें यानी जो इंफॉर्मेशन अंडरलाइंग रिकॉर्ड और सोर्स डेटा में है वो रिलायबल एंड सफिशिएंट है? समझ आ रहा है आपको भाई? सोर्स डेटा मतलब जहां जो इनपुट है और जो आउटपुट है दोनों में क्या होने चाहिए, जो भी इनपुट वाला जो डेटा है और जो आउटपुट वाला जो डेटा है वो दोनों क्या हो, रिलायबल और सफिशिएंट। इन शॉर्ट तो यही है ना। नोटिंग डन। दो काम समझ आ गए हमारे ऑडिट पे क्या क्या इंक्लूड होंगे। बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं, स्कोप ऑफ ऑडिट, मतलब ऑडिट में क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो बताओ ऑडिट में क्या इंक्लूड होगा, ऑडिट में क्या क्या इंक्लूड होगा, पहले वो पढ़ा। बताओ पहला, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। और दूसरा आपने क्या बताया, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स वगैरह का देखना। तो इसमें हमें दो चीजें देखनी है, अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और जो सोर्स डेटा है उनका डेटा भी रिलायबल और सफिशिएंट है या नहीं वो भी देखना है। और साथ में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है, जो क्या बन रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो भी रिलायबल और सफिशिएंट है या नहीं, हमें ये चेक करना। और ये चेक करने के लिए हमें क्या लगाने पड़ेंगे, कुछ
मतलब हमें स्टडी और असेसमेंट ऑफ क्या करनी होगी, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, और साथ में कुछ ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। बोलो यहां तक का पॉइंट समझ आ गया हो तो बताओ, पक्का? थर्ड, थर्ड बात करें इंक्लूड में, आप सब रेडी है? ठीक है, आ जाओ। थर्ड बात आ जाती है प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ क्या, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब आपको ये भी चेक करना होता है कि एंटिटी ने डिस्क्लोजर सही करे हैं या नहीं। मतलब आपके ऑडिट के दायरे में ये भी आता है प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आओ थोड़ी सी पहले रीडिंग करते फिर हम इसको समझेंगे। देखो, ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड, ऑडिटर तुम्हें ये भी डिसाइड करना है क्या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। और बताओ आपको कैसे पता चलेगा कि यार इन्होंने डिस्क्लोजर सही करे हैं, आपको कैसे पता चलेगा इन्होंने डिस्क्लोजर सही करे हैं? उसके लिए लॉ में बता रखे ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डिस्क्लोजर बता रखे हैं कि रिलेटेड पार्टी के ऐसे डिस्क्लोजर करने हैं, ठीक है ना। अकाउंटिंग पॉलिसीज आप कौन सी फॉलो करें उसके ऐसे डिस्क्लोजर्स करने हैं, हर चीज के डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 में डिस्क्लोजर्स बता रखे हैं, यस और नो। तो बस ऑडिटर को ये भी चेक करना होता है, सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल और सफिशिएंट है वो तो चेक करना है, क्या इन्होंने प्रॉपर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर्स करे हैं या नहीं, वो भी उसको चेक करना होता है। और इसके लिए ऑडिटर तुम्हें अपने माइंड में क्या रखना है, एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट यानी लॉ प्लस एएस। तो इट इज डन, और ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इट इज डन बाय इंश्योरिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली समराइज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट रिकॉर्डेड देयरइन बाय कंसीडरिंग जजमेंट मेड बाय द मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बताओ इस सब के लिए आपको ये सब देखना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट है उन्होंने अकाउंट्स के जो रूल है प्रॉपर क्लासिफिकेशन आपने सही ढंग से करी हो, समराइजिंग सही ढंग से करी हो, जो इस साल की ट्रांजैक्शन है वो इसी साल रिकॉर्ड करी हो, ये सब तुम्हें देखना पड़ेगा। तो बस आपको पहला देखो क्या है, ये लिखो, पहला पॉइंट लिखना प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, पहला पॉइंट लिखना बेटा। ये यहीं से लिख लो, द ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड वेदर द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन whether the relevant information is properly disclosed in the financial statement, properly disclosed in the financial statement as per applicable FRF। ऑडिटर के दायरे में ये भी आ जाता है, ये चेक करना क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोजर्स थे वो करे गए हैं या नहीं करे गए, एज पर एप्लीकेबल FRF। पहला पॉइंट समझ आ गया आपको। सेकंड पॉइंट, अच्छा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, बताओ। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF, और दूसरा क्या होती है, डिवाइसिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये लिखा भी हुआ है। The management responsible for the preparation and presentation of financial statement and makes many judgment in the process of preparing and presenting the financial statement. Like कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करनी है, ये सब इसमें लिखा होता है। तो ऑडिटर को क्या करना होता है, देखो इवेल्युएट करना होता है कि जो सिलेक्शन करा गया है किसका, अकाउंटिंग पॉलिसीज का मैनेजमेंट के द्वारा, वो सिलेक्शन करा गया और वो पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है या नहीं, वेदर सच सिलेक्शन इज प्रॉपर एंड वेदर चूजन पॉलिसीज हैज अप्लाइड कंसिस्टेंटली ऑन द पीरियड टू पीरियड बेसिस। तो लिखना जरा, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन के लिए, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है और
इसके लिए मैनेजमेंट को काफी सारी डिसीजंस लेनी होती हैं, लाइक सिलेक्शन ऑफ appropriate accounting policies etc. Selection of accounting policies etc. and auditor को ये चेक करके बताना होता है कि मैनेजमेंट के द्वारा सिलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर है या नहीं, और क्या उस अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जा रहा है या नहीं, क्या उस अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, यहां तक का पॉइंट समझ आया आपको। चलो, हमने क्या पढ़ा, ऑडिटर के दायरे में क्या क्या आ जाता है। देखो, ऑडिटर के दायरे में 3 चीजें आती हैं, मैं आपके माइंड में ना फिट कर दूंगा, अगर आप ध्यान दोगे तो ये 3 चीजें फिट कर दूंगा, परमानेंटली याद हो जाएंगी आपको। स्टार्ट करें। अच्छा, ऑडिटर के दायरे में पहली चीज क्या आती है कि उसे कवर करने एंटिटी के सारे एस्पेक्ट विच आर रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने ऑडिट करी है एंटिटी की, उससे जो भी रिलेटेड बातें वो आपके ऑडिट के अंदर कवर्ड होंगी। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा, आपको क्या चेक करना है कि जो इंफॉर्मेशन है, चाहे अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स की, चाहे फाइनेंशियल मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है, वो दोनों क्या होनी चाहिए, रिलायबल एंड सफिशिएंट। और तीसरा, आपको ये देखने भाई इन्होंने डिस्क्लोजर सही लिए, क्या इनके द्वारा ली गई डिसीजंस लाइक सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्रोप्रिएट है या नहीं है। समझ आ रहा है आपको। और क्या ये हर साल सेम पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं या चेंज करते जा रहे हैं। ऑडिटर के दायरे में ये सब आ जाता है। ऑडिटर को इन सब चीजों पर क्या करना होता है, अपना ओपिनियन देना होता है। बताओ, आपको अगर पहला व्हाट इट इंक्लूड समझ आ गया तो बताना। आ गया। अब दूसरे वाले झूले पे जाओ, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड। What it does not includes। ऑडिटर के दायरे में और क्या क्या नहीं आता, बताओ। पहला क्या चीज नहीं आती होगी, बताओ आपके हिसाब से पहली चीज क्या नहीं आती होगी, बताओ। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई ऑडिटर चेक करेगा, बनाएगा थोड़ा ना। तो पहला लिखना, पहला पॉइंट, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड में प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये ऑडिट के दायरे में नहीं आते। भाई अकाउंट्स बनाना हमारा काम नहीं है, हमारे दायरे का काम नहीं है। जैसे जनरली क्या होता है, जो छोटा क्लाइंट होता है वो कहता है मैंने सीए रखा हुआ, वो मेरा सारा काम देखता है। तो यानी वो क्लाइंट के हिसाब से बताओ क्या है कि मेरे अकाउंट्स भी वही चेक कर लेता है, मेरी रिटर्न्स भी वही भर देता है, पॉइंट समझ आ रहा है, और मेरे अकाउंट्स का ऑडिट भी वही कर देता है। जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वो छोटे क्लाइंट को ऐसा लगता है। क्या करता है, सीए अगर छोटा क्लाइंट पकड़ता भी है तो वो उसके अकाउंट्स बना लेता है, फिर उस अकाउंट्स को चेक भी करा लेता है। तो अकाउंट्स पे अगर या तो अपने साइन करा तो फिर ऑडिट रिपोर्ट पर किसी और के साइन करवाएगा, किसी और सीए के, या फिर वो और क्या होता होगा, बताओ और क्या होता होगा। अगर अकाउंट्स पर किसी के साइन करवा रहे किसी और सीए के, तो इस पर ऑडिट रिपोर्ट पे खुद कर लेता है। वो तो आपको ज्यादा पता नहीं चलता कि किसके साइन है क्लाइंट के, जो छोटे क्लाइंट होते हैं। पर बताओ अकाउंट्स भी जो बनवा रहा है उसी से ही चेक करवा ले। हाँ जी, समझ आ रही मेरी बात या नहीं। यानी अकाउंट्स बनाने वाले पर्सन अलग होते हैं, उसको चेक करने वाले पर्सन अलग होते हैं। वो तो हम उनको कहते हैं हम आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए मार्केट में, पर हो रहा है। समझ आ रहा है आपको। तो मैं यहां पर यही कह रहा हूं भाई, अकाउंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की नहीं है, ऑडिटर के दायरे के बाहर का काम है। और ऑडिटर और तुम्हें क्या नहीं करना, वो सारे काम तुम्हें नहीं करने जो तुम्हारी योग्यता के अंदर ही नहीं आते।
लाइक यार ये बिल्डिंग है, ये इसमें सीमेंट सही लगा है नहीं लगा, ये बिल्डिंग कब तक चलेगी, ऑडिटर को क्या मतलब, समझ आ रहा है आपको। तो देखो ऑडिटर, और हम तुम्हारे ऑडिट के अंदर क्या इंक्लूड नहीं कर रहे, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज, ऑडिटर तुम्हें वो सारी काम भी नहीं करने जो तुम्हारी कॉम्पिटेंस के बाहर के, मतलब जो तुम्हारी योग्यता के अंदर आते ही नहीं है। लाइक फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टेन एसेट्स लाइक सोफिस्टिकेटेड मशीनरी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय हिम, भाई ये मशीन ठीक है या नहीं, ऑडिटर कह रहे मेरे को नहीं मतलब, मेरा काम है तुमने इसकी एंट्री क्या डाली और एंट्री को मैं चेक करके दूंगा, भाई ये मशीन की टेक्नोलॉजी मेरे दायरे के बाहर है, समझ आ रहा है आपको। तो फिर आप कोई मैकेनिकल इंजीनियर को बुलाओ, वो ये काम कर पाएगा, पॉइंट समझ आ रहा है। तो यानी सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे ऑडिटर के दायरे में क्या नहीं आता, जो उसकी योग्यता के बाहर की चीजें हैं, योग्यता योग्यता नहीं, ठीक है ना। यानी सेकंड पॉइंट आपको क्या लिखना है, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल्स कहां पर, आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस, आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस, मतलब ऑडिटर को ये सब काम भी नहीं करने। ये तो किसके काम है, इंजीनियर के काम है ना, हमारे थोड़ा है। मतलब एग्जाम्पल लिखना है, इसके दो एग्जाम्पल, फिजिकल कंडीशन ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, भाई ये मशीन कितनी अपडेटेड है, टेक्नोलॉजी वाइज कितनी बढ़िया है, वो हमारा काम नहीं है यार, हमारा काम है तुमने जो एंट्री पास करी वो सही है या नहीं। मतलब ऑडिट के दायरे में ये नहीं आएगा, ऑडिटर के दायरे में ये आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या क्या नहीं आएगा कि भैया फिजिकल कंडीशन कैसी है मशीनरी की, या सूटेबिलिटी एंड लाइफ ऑफ सिविल स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग, यार ये बिल्डिंग ठीक बनी है या नहीं, वो क्या कहेगा, ऑडिटर क्या कहेगा, भाई मेरे को क्या पता, किसी इंजीनियर आर्किटेक्ट को बुलाओ वो बताएगा। दूसरा एग्जांपल लिखो, सूटेबिलिटी एंड लाइफ ऑफ सिविल स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग, मतलब ऑडिटर के दायरे में क्या क्या नहीं आता, अकाउंट्स बनाना ऑडिटर का काम नहीं है, और जो चीज उसके योग्यता के बाहर की है वो भी ऑडिटर के दायरे में नहीं आती। दो बातें समझ आई आपको या नहीं आई। तीसरा पॉइंट, आप बताओ ऑडिटर क्या एक्सपर्ट होता है कि ये कागजात असली है या नकली है, नहीं, ये पॉइंट भी लिखो, ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। थर्ड मेन पॉइंट, मतलब डॉक्यूमेंट असली है या नकली है ये काम ऑडिटर का है या नहीं है, नहीं है। तभी तो बताओ ऑडिटर को कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, याद है लास्ट क्लास, कुछ फैब्रिकेटेड नकली फेक डॉक्यूमेंट, फेक बिल दिखा दिया ऑडिटर को, पता ही नहीं चला, और इस तरीके से दिखाया कि नकली असली से ज्यादा बढ़िया लग रहा है। समझ आ रहा है आपको। अब चाइना वाले यही तो करते हैं। चले, और लास्ट इसी के अंदर, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन अलग अलग चीजें हैं। ऑडिट क्या कहती है इन्वेस्टिगेशन को, अपन पर्सन डिफरेंट है रे, यानी ऑडिट क्या है, इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। ये मत समझ लेना कि ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन सेम चीजें होती है, इन्वेस्टिगेशन भी ऑडिट के अंदर नहीं आती। हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराने जा रहे। अब इनका मैं प्रॉपर डिफरेंस लिखवाता हूं, आप पहले लिखो। और ऑडिट के अंदर क्या नहीं आता, इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। हाँ जी, फोर्थ आ गया ना, फोर्थ लिखोगे ना उस तरफ, लिखो ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम किससे, इन्वेस्टिगेशन। चलो आपने सामने वाली गली में एक डिफरेंस बनाओ, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। है जगह? नहीं, मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास जगह नहीं है, वैसे तो होनी चाहिए, यहां पर आराम से होगी या अगले पेज पे भी होगी,
अगले पेज पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लो डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। चलो, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, 3 कॉलम बना लो। पहला कॉलम बेसिस, पहला कॉलम क्या हो गया? बेसिस। दूसरा कॉलम अपना ऑडिट और तीसरा कॉलम अपना इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं या मीनिंग की बात करते हैं। तो पहला बेसिस आप बनाओ डेफिनेशन, पहला बेसिस आप बनाओ डेफिनेशन। बना लिया आपने? यस और नो? तो बताओ ऑडिट की डेफिनेशन तो आप बनाओ, क्या होगी? पहले मेरे साथ बोल दो फिर लिखना। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ any entity whether profit oriented or not and irrespective of size or and when such examination is conducted with a view to express an opinion thereon। पहले आप ऑडिट वाली डेफिनेशन आपको याद है, एक बार लिख लो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लिख लियो डेफिनेशन तो बताना। ऑडिट की डेफिनेशन लिख ली सभी बच्चों ने? हाँ जी, पहला पॉइंट समझ आ गया आपको? अच्छा, इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन लिखो। ऑडिट तो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन लिखो, इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन। इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स। इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस। आप पढ़ ऐसे कॉमर्स में रहे ना, तभी समझा रहा आपको। इन्वेस्टिगेशन के क्रिटिकल एग्जामिनेशन, क्रिटिकल एग्जामिनेशन बताऊं कैसी होती है? मैं आपको बताता हूं, आप बताओ, आप रात को 12 बजे घर में जब गए, पेरेंट्स को बिना बताए सुबह से गायब है, अब बताओ वो क्या करेंगे? पूछताछ करेंगे और डिटेल में पूछताछ करेंगे, कहां था पूरा दिन, पूरी शाम, ठीक है ना, जाम में फंसे हुए थे। गुड, कौन से वाले जाम में? नहीं लगता तो वो कहीं भी है, कहीं भी बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये बताओ, ठीक है ना, शाम का रंग क्यों लाल है? सुनो, तो वहां पर आप इन्वेस्टिगेशन में जब क्रिटिकल एग्जामिनेशन होती है, भाई हर चीज पे पूछते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन में आप विश्वास करके चल रहे होते हो सामने वाले पे, और जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आता है वो किसी पर विश्वास नहीं कर रहा होता, वो एक एक चीज को बहुत डिटेल में जाकर आपसे पूछताछ करेगा और आपकी बातों को हमेशा ना ही करेगा ताकि और बातें निकले, ठीक है ना। हम तो मानकर चल रहे हैं आप ही नहीं खून करा होगा, अब आप देखो प्रूफ करो कि आपने नहीं करा, फिर आप 100 बातें अपने आप बताओगे, नहीं मैंने नहीं करा, ये मैं उस दिन यहां था, मैं तो आपसे इंफॉर्मेशन निकलवा लेगा, मतलब समझ रहे हो। अच्छा, दूसरा बेसिस है तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन समझ आ गया, क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं हम, एक एक चीज क्रिटिकली चेक करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन होती है। सेकंड केस, सेकंड बेसिस आप बनाएंगे ऑब्जेक्टिव। बताओ ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस लेना और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या देना? ओपिनियन देना। तो लिखो जरा सेकंड बेसिस ऑब्जेक्टिव।
सेकंड बेसिस लिखो ऑब्जेक्टिव, और ऑडिट का ऑब्जेक्टिव लिखना टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस एंड express opinion on the financial statement, to obtain reasonable assurance and to express opinion on the, बोलो आपको समझ आ रहा पॉइंट या नहीं आ रहा बच्चे? ओपिनियन किस पे देता है ऑडिटर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा अब दूसरा पॉइंट जरा सुनो, दूसरा पॉइंट जरा सुनो। और इन्वेस्टिगेशन किस लिए कराई जाती है? सच्चाई का पता लगाने के लिए, ये एक्चुअल में सच में हुआ क्या था। इन्वेस्टिगेशन किस ऑब्जेक्टिव से करवाई जा रही है? टू इस्टेब्लिश द सर्टेन फैक्ट, कि सच क्या है वो पता लगाने के लिए। तो लिखो जरा, टू इस्टेब्लिश अ सर्टेन फैक्ट। इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव लिखो, क्या लिखोगे? टू इस्टेब्लिश अ सर्टेन फैक्ट। थर्ड, लीगल पावर, लीगल पावर like power of search, like power of search। हाँ बेसिस में ही लिखो, अभी बेसिस में ही आप लिखो लीगल पावर्स, लाइक पावर्स ऑफ सर्च, और दूसरा एग्जामिनेशन ऑन ओथ, दूसरा एग्जामिनेशन ऑन ओथ, ऐसे लिख लो ना। गुस्सा, लीगल पावर लिखी, पहला पावर ऑफ सर्च, और दूसरा क्या? एग्जामिनेशन ऑन ओथ। देखो ऑडिट में ये सब आप नहीं करवा सकते। इन्वेस्टिगेशन में आप बताओ बेटा, किसी के घर की भी तलाशी ले सकते हो? समझ आ रहा है? इन्वेस्टिगेशन में आपके पास तलाशी लेने का अधिकार होता है, ये पावर होती है, लेकिन ऑडिटर के पास थोड़ा ना होती है। अच्छा, किसी को भी शपथ ग्रहण करवाना कि मैं गीता पर हाथ रख कर कहता हूं जो कह रहा हूं सच कहूंगा, ऐसे वाली पावर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास तो होती है, ऑडिटर के पास नहीं होती। क्या आपको बेसिस समझ आ रहे हैं? मीनिंग, डेफिनेशन, और फिर अभी कौन सा पढ़ा? लीगल पावर। अच्छा अब स्कोप की बात करते हैं। बताओ दायरा किसका बड़ा होगा, ऑडिट का या इन्वेस्टिगेशन का? आप सबको जानकर खुशी होगी कि आपने गलत जवाब दिया है। ऑडिट का दायरा बड़ा है। क्यों? क्योंकि ऑडिट होता है पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इन्वेस्टिगेशन होती है सिर्फ कैश की, स्टॉक की, कि देखो स्टॉक की तो नहीं चोरी हुई, इन्वेस्टिगेट करो, यहां पर स्टॉक चोरी हुआ, यहां पर कैश चोरी हुई, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक ही आइटम की तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जबकि ऑडिट किसका होता है? पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो लिखो जरा स्कोप ऑफ, आपने लिखा स्कोप बेसिस, तो लिखो यहां पर लिखो जनरल एंड ब्रॉड। ऑडिट का स्कोप क्या है? जनरल एंड ब्रॉड। और उसका बताओ इन्वेस्टिगेशन क्या है? स्पेसिफिक एंड नैरो। दोनों समझ आ रही है आपको बातें या नहीं आ रही पक्का? ठीक है ना? अच्छा, तो देयरफॉर इन सब डिफरेंसेस के बाद हम ये कह सकते हैं ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन सेम चीज नहीं है। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन सेम चीज नहीं है। तो नीचे एक नोट लिखो, डिफरेंस खत्म हो चुका है, नीचे एक नोट लिख रहे हैं, एन ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट को आप ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं मानना इनटू अलेज्ड रॉन्ग डूइंग, कि कोई किसी ने कुछ गलत करा है और उसकी इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो अलग चीज होती है। ऑडिट को और उसको रिलेट मत कर लेना। मतलब ऑडिट के दायरे में इन्वेस्टिगेशन आती है या नहीं आती है? नहीं आती है। आप समझ रहे हो? ऑडिट के दायरे में इन्वेस्टिगेशन आती है या नहीं आती है? नहीं। इन्वेस्टिगेशन एक वाइडर टर्म, और इन्वेस्टिगेशन एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, ऑडिट में नहीं आती। तो आप ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू अलेज्ड रॉन्ग डूइंग, कुछ गलत हुआ उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है, ऑडिट वो नहीं है।
ऑडिट में तो जो हुआ हुआ है वो सही हुआ हुआ है या नहीं, बस हमें यही बताना होता है। बताओ जी बताओ, पॉइंट समझ आया आपको या नहीं आया? स्कोप समझ आ गया? पक्का? पेज नंबर 1.19 पर आना, पेज नंबर 1.19 पर आ जाओ। क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। यार जो ऑडिटर है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? जो ऑडिटर है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ठीक है, अच्छा, ऑडिटर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके लिए आप एक हेडिंग बना रहे हैं पेज नंबर 1.19 पर, और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा दूंगा। ठीक है, हेडिंग बना रही सभी बच्चों ने? ठीक है, ये लिखना, कोई लॉजिकल और टेक्निकल स्किल से, लॉजिकल और उसके निमोनिक है याद करने के लिए, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर को याद करने के लिए निमोनिक है, कोई लॉजिकल और टेक्निकल स्किल्स से सीपीटी पढ़ा दो। पहले सीपीटी होती थी ना, ठीक है, आप लिखो जरा इतना, सीपीटी आईपीसीसी, बस। ऑडिटर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए ये अब सब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वालिटीज को याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, क्या है? कोई लॉजिकल और टेक्निकल स्किल से सीपीटी पढ़ा दो। यानी ऑडिटर के अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए, क्या खूबियां ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए, ये सब हमें पढ़ना है। देखो, के से आ गया नॉलेज, के से अपना क्या आ गया? नॉलेज। ऑडिटर के पास नॉलेज होनी चाहिए। अब आपके मन में आएगा नॉलेज किस बात की होनी चाहिए? अकाउंटिंग की, ठीक है ना। ऑडिटर को क्या होनी चाहिए? नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। भाई अकाउंट्स चेक कर रहे हो तो आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए एज एन ऑडिटर या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अच्छा, ओ से होता है ऑडिटर के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑडिटर के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। देखो यहां ना इन्होंने लिखा हुआ है एक लाइन, क्या लिखा हुआ है? ऑडिटर के पास क्या होनी चाहिए? नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इन ऑल इट्स ब्रांचेस इज द सिना क्यू नोन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग। सिना क्यू नोन का मतलब असेंशियल कंडीशन। जहां आपने लिखा ना, आपने ये बात लिखी है ना, ऑडिटर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आप पूरी लाइन को पहले लिख लो। उसको ऑडिटर के बाद नॉलेज ऑफ क्या होनी चाहिए? अकाउंटिंग होनी चाहिए। इसकी पूरी लाइन लिख लो, फिर मैं आपको लिखवाता हूं। प्लीज इधर ध्यान देंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, मतलब ऑडिटर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो उसको याद करने का तरीका, कोई लॉजिकल और टेक्निकल स्किल से क्या पढ़ा दो? सीपीटी पढ़ा दो, ठीक है ना। तो कोई में के से क्या आ गया? ऑडिटर के पास क्या होनी चाहिए? नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इन ऑल इट्स ब्रांच इज द सिना क्यू नोन। सिना क्यू नोन का मतलब असेंशियल कंडीशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग। लिख लो बेटा ये बात, पूरी लाइन लिख लो, क्योंकि घर जाकर आपको हो सकता है ये वर्ड में दिक्कत हो। सिना क्यू नोन, सिना क्यू नोन का मतलब क्या होगा? असेंशियल कंडीशन। देखो अगर आपको ऑडिटर बनना है तो सबसे पहले आपके अंदर क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। ऑडिटर बनना है तो आपके अंदर सबसे पहले क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए बताओ ना, किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए बताओ? अकाउंटिंग की, ठीक है ना। दूसरी बात, ऑडिटर के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब बताऊं क्या होता है?
कि यार ऑडिट करते वक्त ऑडिटर तुम्हें पार्शियलिटी नहीं करनी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब बताओ, ऑडिटर शुड परफॉर्म द ऑडिट इन एन अनबायस्ड मैनर। समझ आ रहा है आपको? वो चीज भी आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब ऑडिटर तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए अकाउंट्स की। दूसरा, तुम्हारे अंदर क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी के लिए लिखना एक लाइन, द ऑडिटर शैल कंडक्ट द ऑडिट इन एन अनबायस्ड मैनर। द ऑडिटर शैल कंडक्ट द ऑडिट इन एन अनबायस्ड मैनर। ऑडिटर तुम्हें ऑडिट कैसे करना है? अनबायस्ड मैनर में करना है। ठीक है, अच्छा। और ऑडिटर तुम्हारे अंदर क्या होनी चाहिए? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ऑनेस्टी, ईमानदारी, वो छोड़नी नहीं है ऑडिटर तुम्हें, है ना। इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया? ऑडिटर क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑडिटर के पास अकाउंटिंग वाली नॉलेज होनी चाहिए। ऑडिटर के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब काम करते वक्त, ऑडिट करते वक्त वो पार्शियलिटी ना करे। तीसरा, ऑडिटर का क्या होना जरूरी है? ऑनेस्ट होना जरूरी है। कोई लॉजिकल, एक होती है लॉजिकल स्किल्स और एक क्या होते हैं? टेक्निकल स्किल्स। एक अपने होते हैं लॉजिकल स्किल्स और दूसरे अपने क्या होते हैं? टेक्निकल स्किल्स। देखो मैं पहले टेक्निकल स्किल्स आपको बताता हूं। तो इस समय आप मेरे से पढ़ रहे हो या कोचिंग पढ़ रहे हो या सीए कर रहे हो, तो जब तक आप सीए कर रहे हो तो आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हो। आप थ्योरी के इतने सारे जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो आपको थ्योरेटिकल एजुकेशन मिल रही है। तो टी से थ्योरेटिकल और टी से हो गया टेक्निकल स्किल्स। तो अभी आपके अंदर क्या गेन हो रहे हैं? टेक्निकल स्किल्स। ठीक है ना। फिर इसके अंदर बताओ आपके क्या होंगे? फिर जब आपको ये आ जाएंगे तो लॉजिकल, जैसे अब आप डॉक्टर को बताते हो कि मेरा ना गला भी खराब हो रहा है, ठीक है ना, और क्या कहते हैं मुझे थोड़ी बहुत फीवर, तो आप सिम्टम बताते हो तो डॉक्टर बताता है आपको ये डिसीज है, इसके लिए ये वाली मेडिसिन खा लो, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे स्किल को क्या कहते हैं? लॉजिकल स्किल। लॉजिकल स्किल मतलब आप एबल टू डील हो या एबल टू एनालाइज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है आप उसे एनालाइज कर पाओ। दिक्कत क्या है? जैसे मान लेते हैं ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है या बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही, तो क्यों नहीं कर रही वो आपको एनालाइज करना आना चाहिए। उस स्किल्स को क्या कहते हैं? लॉजिकल स्किल्स। बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लॉजिकल स्किल। लॉजिकल स्किल। ऑडिटर शुड बी एबल टू एनालाइज द प्रॉब्लम। ऑडिटर शुड बी एबल टू एनालाइज द प्रॉब्लम, मतलब ऑडिटर को प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए, एनालाइज करनी आनी चाहिए। एबल टू एनालाइज द प्रॉब्लम। और इसको ना एक और वर्ड से भी जानते हैं, क्लियर हेडेडनेस। ये वर्ड लिखना। लॉजिकल स्किल्स आर ऑल्सो नोन एज क्या? क्लियर हेडेडनेस। लॉजिकल स्किल्स आर ऑल्सो नोन एज क्या? क्लियर हेडेडनेस। भाई आपको प्रॉब्लम की, आपको जो प्रॉब्लम क्या है उसे एनालाइज करना आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। समझ आ रहा है आपको? जैसे अब आप देखो क्या होता है, आप अपने अकाउंट्स के क्वेश्चन करते हो, एंड में आकर देखते हो यार बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, फिर आप क्या करते हो? ढूंढने की कोशिश करते हो भाई क्यों नहीं हो रही। ये सब चीजें आपको आती है ना, ऐसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी तो आपको आनी चाहिए, तो उसको कहते हैं लॉजिकल स्किल। पक्का? अच्छा, और दूसरा क्या हो गया? टेक्निकल स्किल्स। लिखो, आपने क्या पढ़ा? कोई लॉजिकल और कौन से स्किल से? टेक्निकल स्किल से सीपीटी पढ़ा दो। तो कोई में के से क्या आ गया? कोई में के से क्या आ गया? ऑडिटर के अंदर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग होनी चाहिए। दूसरा, ऑडिटर में क्या होनी चाहिए? और अगला इंटीग्रिटी। और कौन से स्किल्स होने चाहिए? लॉजिकल स्किल्स होनी चाहिए। और उसके बाद टेक्निकल स्किल्स से लिए लिखो थ्योरेटिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। थ्योरेटिकल
एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब ऑडिटर के अंदर थ्योरेटिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। यहाँ तक का पॉइंट समझ आ गया आपको? पक्का? अच्छा, उसके अलावा आपने और क्या बताया? कोई लॉजिकल और टेक्निकल स्किल से सीपीटी पढ़ा दो। तो अब सी से लिखना कॉम्पिटेंस। भाई आपके अंदर ऑडिट करने की योग्यता भी तो होनी चाहिए, और वो योग्यता कब आती है? जब आप क्या होते हो? CA प्लस COP। यार हर कोई थोड़ा ना ऑडिटर बन पाएगा। आप क्वालिटी से तो पढ़ रहे हो कि एक ऑडिटर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है ना? तो बताओ, उसको नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग होनी चाहिए, उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, लॉजिकल स्किल्स होने चाहिए, टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए, और क्या होना चाहिए उसके अंदर? कॉम्पिटेंस होना चाहिए, मतलब ऑडिट वाले काम करने वाली योग्यता होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, और सी से एक और पॉइंट भी लिखो, कॉशियस। कॉशियस, कॉशियस का मतलब क्या है? यार देखो, हर सब्जेक्ट में रोज के रोज अमेंडमेंट्स आ रही होती है, टैक्स भी चेंज होता है, ठीक है, लॉ में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो बताओ बेटा, वो जो रीसेंट डेवलपमेंट हो रही है, जिस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी रोज रोज डेवलपमेंट हो रही है, समझ आ रहा है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, तो ऑडिटर तुझे अलर्ट रहना है, अपडेट रहना है। हेलो, ऑडिटर तुझे क्या रहना है? अलर्ट रहना है, अपडेट रहना है इन रीसेंट चेंजेस के बारे में। ये क्वालिटी भी तेरे अंदर होनी चाहिए। भाई अगर आप अपडेटेड नहीं है तो फिर आप बाहर हो मार्केट से। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? ठीक है ना? तो लिखो जरा, क्वेश्चन, अलर्ट फॉर रीसेंट अपडेट्स, अलर्ट फॉर, कॉशियस में लिखेंगे आप, अलर्ट फॉर recent updates in the field of audit, accounts etc. यार एज एन ऑडिटर आपको क्या रहना पड़ेगा? अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, पी से लिखो प्रोफेशनल बिहेवियर। पी से आप लिखो क्या? प्रोफेशनल बिहेवियर। क्या मतलब है प्रोफेशनल बिहेवियर का? देखो, अगर आप कोई भी काम, अच्छा आप रोड पे लड़ते हो, आपकी रोड पे लड़ाई हो रही है, या आपकी पड़ोस में घर के नीचे लड़ाई हो रही है, तो बताओ बेटा, सबसे पहले लोग क्या कहते हैं? लोग क्या कहते हैं? आपको लड़ाई छुड़ाकर, या आपको वैसे क्या ताने सुनाते हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ नहीं सिखाया कि ऐसे लड़ते नहीं है? मतलब बात किस पर जाती है? कर आप रहे हो, लेकिन इंप्रेशन किसका खराब जाता है? ऐसे ही करते सीए हैं, पर रिस्पेक्ट किसकी जाती है? आईसीआई की। तो ऑडिटर तुझे यही ध्यान रखना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आईसीआई की रेपुटेशन डाउन हो, ठीक है ना? तो लिखो जरा प्रोफेशनल बिहेवियर का। प्रोफेशनल बिहेवियर समझ आ गया? Auditor should not perform anything which undermine the reputation of profession। मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि आपकी रेपुटेशन क्या दिखे? डाउन दिखे। आ रहा कुछ समझ? और लास्ट टी से हो गया टैक्टफुल। ऑडिटर में टैक्ट होने चाहिए। किस बात के टैक्ट? यार देखो, ऑडिटर को 100 तरह के बंदे मिलेंगे और हर किसी का नेचर अलग है, हर किसी का काम करने का तरीका अलग है। तो ऑडिटर देखो, हर पर्सन से बात करनी आनी चाहिए, हर पर्सन से डील करने आना चाहिए, ठीक है ना? तो यही वाला, ये क्वालिटी भी तेरे अंदर होनी चाहिए। तो लिखो जरा, लिखो जरा, ऑडिटर शुड बी एबल टू डील, auditor should able to deal with different persons in different situations. Auditor should be able to deal
with different persons in different situation. मतलब ऑडिटर के अंदर लोगों के साथ डील करना भी ऑडिटर को आना चाहिए। हाँ जी, समझ आ रहा है आपको कुछ या नहीं आ रहा? पक्का ना? अच्छा, अब नीचे एक नोट लिखेंगे, एक टैग लाइन। मतलब ऑडिटर के अंदर सिर्फ एज ए अच्छा ह्यूमन बीइंग होने का काम नहीं चलेगा, साथ में उसके अंदर प्रोफेशनल क्वालिटीज भी होनी चाहिए। देखो, मैं अच्छा इंसान अगर कहूं कि सिर्फ वो अच्छा इंसान है तो ऑडिट थोड़ा मिल जाएगा, या उसको नॉलेज है पर वो अच्छा इंसान नहीं है तो फिर भी उसको काम नहीं लोग देंगे। तो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? नीचे लिखना नोट में, देयरफॉर ऑडिटर मस्ट हैव बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ऑडिटर मस्ट हैव, यानी देयरफॉर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑडिटर के पास बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज भी होनी चाहिए और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, मतलब टेक्निकल नॉलेज वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह भी उसने करी होनी चाहिए। ठीक है जी, चलो यहाँ तक के पॉइंट समझ आ गए। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन एक दो बारी पूछा गया, ऑडिट के और सब्जेक्ट के साथ क्या रिश्ते हैं। मतलब ऑडिट के बहुत सारे सब्जेक्ट आपको फाउंडेशन से इंटर में पढ़ाए जाते हैं, क्या उनके साथ इनका कोई रिश्ता विश्ता है क्या? वो है, वो हमारा टॉपिक अभी हल्का वो छोटा है, क्योंकि एक जो बड़ा टॉपिक है ना एश्योरेंस एंगेजमेंट वगैरह, वो तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेगा। और ये एश्योरेंस एंगेजमेंट वाला हम फ्राइडे को ही टॉपिक करेंगे। रीजन, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स वगैरह सब कुछ करते हुए आगे जाएंगे, तो ये पूरी क्लास ले जाता है। अभी एक बहुत ही आसान सा जो टॉपिक है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, और आपको पहले तो लगेगा ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कभी आ सकता है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये 2 बारी क्वेश्चन ICAI ने डिजाइन करा हुआ है इसके ऊपर। जैसे क्या है क्वेश्चन, ये है जो ऑडिट है उसके रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट्स क्या क्या है। तो इसके लिए आपको गली नंबर कहां पर आना पड़ेगा, 1.3 में। तो आप बुक से भी थोड़ा बहुत मार्क कर लेंगे, थोड़ा बहुत हम लिख लेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन किसके साथ, ऑडिट के विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, ऑडिट के रिश्ते की बात करते हैं। ये देखो, इधर आओ, ऑडिट और अकाउंटिंग का रिश्ता। बेटा इसके ऊपर एक बारी क्वेश्चन आ चुका है, आप बुक से ही मार्क करेंगे। तो लिखो जरा, रेफर क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम करेंगे, क्या अकाउंट्स और ऑडिट में कुछ रिश्ता है? अगर है तो बताओ। अगर अकाउंट्स और ऑडिट में क्या कोई रिश्ता है, देखो थ्योरी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। क्या अकाउंट्स और ऑडिट में कुछ रिश्ता है? तो आप क्या कहोगे, बड़ा गहरा रिश्ता है। भाई अकाउंट्स को ही तो चेक करना होता है ऑडिट में, और पहले क्या होती होगी बताओ, अकाउंटिंग, और फिर क्या होती होगी। आओ जरा रीड करेंगे, हम यहीं से करेंगे। कह रहे बोथ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर, एज ऑडिट क्या है, रिव्यू करना किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच आर नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। तो ऑडिट में हम क्या करते हैं, रिव्यू ही तो करते हैं, चेक ही तो करते हैं। किसको चेक करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, यानी अकाउंट्स को। It naturally calls on the part of auditor to have thorough and sound knowledge of generally accepted principles of accounting before he can review the financial statement। और बताओ, अकाउंट्स को चेक करने के लिए ऑडिटर के बाद अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। ये तो अभी हमने क्वालिटी में भी पढ़ा। In fact, auditing as a discipline is also closely related with other discipline, and as there is lot of linkages in the work which is done by the auditor in his day-to-day activity. To begin with, it may be noted that discipline of auditing itself is a logical construct, and everything done in auditing must be bound to by the rules of logic। मतलब कह रहे ऑडिटिंग एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, ऑडिट करते वक्त आपको कुछ लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं। अच्छा ये गलती है तो ये हो रहा होगा, समझ आ रहा है आपको।
ethical precept on the basis on which foundation of the entire accounting profession rests. The knowledge of language is also considered essential in the field of audit. मतलब आपको ऑडिटर को अकाउंट्स की लैंग्वेज भी आनी चाहिए. Shall be required to communicate both in writing as well as orally. क्योंकि उसको यही चीजें चेक करनी है. अकाउंट्स की अपनी लैंग्वेज है. डेटर किसको कहते हैं भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको कहते हैं, एसपीएल किसको कहते हैं. मतलब ऑडिटर को सीधी सी बात अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंट्स की लैंग्वेज आनी चाहिए, ये कहना चाह रहे. क्या आपको समझ आ गया? क्वेश्चन रीड कर लोगे. देखो ये पहले होता था, इतना बड़ा लिखा होता था आईसीआई मॉड्यूल में. अब तो आईसीआई ने सिर्फ एक लाइन कर दी है इसकी. मैंने फिर भी क्वेश्चन कवर्ड करा हुआ है आपके लिए ताकि आप ये कर पाए. इन्होंने तो बताओ सिर्फ क्या बोल दिया, ऑडिट क्या है, ऑडिट का अकाउंट्स के साथ क्या रिश्ता है. ऑडिट में हम रिव्यू करते हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या है, रिजल्ट. समझ आ रहा है आपको? अगर क्वेश्चन आ जाए तो मतलब इसमें आपको जनरल पॉइंट्स ही लिखने हैं. क्या क्या लिखने होंगे बताओ. ऑडिट क्या है, रिव्यू करना किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस का रिजल्ट होती है, पहला पॉइंट. और इसके लिए ऑडिटर को क्या होनी चाहिए, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज होनी चाहिए, और ऑडिटर को अकाउंट्स वाली लैंग्वेज आनी चाहिए. तो फटाफट से सामने वाली गली में लिख लो. मैं 2-3 पॉइंट लिखवाता हूँ, 2-3 बातें लिखवा देता हूँ आपको. रिलेशनशिप बिटवीन क्या, रिलेशनशिप बिटवीन क्या, पहली लाइन तो यही लिख लेना आप. Auditing review the financial statement which are nothing but as a result of overall accounting process. फ्राइडे वाली क्लास ना आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी. जो मैं कराऊंगा उस पर क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना आप. और जब आप फ्राइडे को आएंगे तो ना जितना मैं करा चुका हूँ वो सारा रिवाइज जरूर करके आना. आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपने आदत ये रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन वाली बना ली. तो रोज जो हो रहा है और जो पीछे हो चुका है वो सारा पढ़ते हुए आना है आपको. पहला यहां तक लिख लिया. सेकंड लिखना, auditor should have thorough and sound knowledge of, auditor should have thorough and sound knowledge of generally accepted principles of accounting. Generally accepted principles of accounting. Knowledge of किसकी, generally accepted principles of accounting. ऑडिटर के बाद ये नॉलेज होनी चाहिए. अगला लिखो, आगे लिखो. ऑडिटर शुड ऑल्सो हैव knowledge of accounting language. Auditor should also have knowledge of क्या, accounting language. बताओ आपको पहला पॉइंट समझ आ गया. एक लाइन और लिख लो. अच्छा देखो आप बताना, पहले सॉल्व करवाता हूं आपसे वो लाइन, फिर मैं आपको लिखवाता हूं. ऑडिट कौन कर सकता है, सीए प्लस. अकाउंट्स कौन बना सकता है, अकाउंटेंट, चाहे वो सीए है या नहीं. अकाउंट्स तो कोई भी, अकाउंट्स तो वो बंदा बना सकता है जिसके पास गुड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है, वो भी अकाउंट्स बना सकता है. लेकिन अकाउंट्स चेक कौन कर सकता है, सिर्फ सीए प्लस. तो लिख लो जरा. अकाउंटिंग कैन बी डन बाय एनी पर्सन हु हैव accounting can be done by any person who have knowledge of accounting but
audit can be done by a person who is CA plus COP. अच्छा, पहले अकाउंटिंग होती है या ऑडिटिंग होती है? हाँ, तो ये भी लिख लो. नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिटिंग कैन नॉट बी कंडक्टेड प्रायर टू द अकाउंटिंग. ऑडिटिंग कैन नॉट बी कंडक्टेड प्रायर टू द अकाउंटिंग. मतलब ऑडिट जो है किससे पहले नहीं हो सकती बताओ? अकाउंटिंग से पहले नहीं हो सकती. अच्छा, अकाउंटिंग है रिकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट, उसमें हम चीजें रिकॉर्ड करते हैं, और ऑडिटिंग है रिव्यू कॉन्सेप्ट, इसमें हम चीजों को चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं. तो लिखना जरा, ऑडिटिंग इज अ रिकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट, ओ सॉरी, अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट, accounting is a recording concept, whereas auditing is a review concept. ठीक है जी. चलो बाकी के डिसिप्लिन्स के साथ नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लेंगे. अभी आप इतना कर लेना, जितना मैंने कराया वो रिवाइज जरूर कर लेना. ऑडिट में जो भी 4 लेक्चर्स में हुआ है वो सब आपको रिवाइज एक बारी कर आना है नेक्स्ट क्लास से पहले. ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होंगी. ठीक है जी, ओके, बाय बाय.